बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया दौरे के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रिया दौरे पर राजधानी वियना में है। 41 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कल जब वियना पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया गया तो वहीं उन्हें रिसीव करने के लिए खुद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे। आज प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में रहने वाले 31,000 भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करने वाले हैं। ऑस्ट्रिया भारत का एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों ही देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। तो वियना एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मोदी के नारे लगाए गए और इस अनमोल क्षण का साक्षी बच्चे भी बने जो अपने अपने अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए होटल पहुंचे थे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय में बेहद ही उत्साह है, क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया की जमीन पर आया है। और वियना में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति और चांसलर से मुलाकात करेंगे तो कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की है। चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ऑस्ट्रिया के चांसलर को गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा, चांसलर कार्ल नेहमर, गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं कल भी हमारी चर्चाओं का इंतजार कर रहा हूं। हमारा जो देश है वो वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम रखना जारी रखेंगे, यानी कि हम मिलकर काम करेंगे वैश्विक भलाई के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री वियना में है इस समय और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के राष्ट्रपति और चांसलर के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना, और सबसे अहम जो हमने रूस में भी देखा और जिसका एक मुजाहिरा हमने कल वियना में भी देखा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई राजदूत अपना काम करते हैं, लेकिन ये लोग कौन है? ये लोग राष्ट्रदूत हैं जो जिस तरह से दो देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने का बहुत ही साइलेंट तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल आंचल, और जिस तरीके से आपने संबंधों की बात की आंचल, तो ऑस्ट्रिया और भारत के 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं तो राजनीतिक, व्यापारिक और सामरिक तौर पर दोनों के ही देशों के रिश्ते मजबूत और सुदृढ़ होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जब हम कुछ अहम विषयों की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसको लेकर जो तमाम वैश्विक देश थे कहीं पहले उनमें हिचक थी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि अब पूरा विश्व ये मानता है कि भारत की सदी ही 21वीं सदी है, तो कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, नवोन्मेष के जरिए और साथ ही साथ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे ये तमाम देश एक साझा मंच के साथ आगे आते हैं। और क्योंकि भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, फैसिलिटेटर के तौर पर है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, कैसे इन देशों को एक साथ लेकर चलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा। चलो, आपने जिस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, वही भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रिया में स्टार्टअप ब्रिज की शुरुआत की गई है। कई स्टार्टअप्स शुरू होने की बात की गई है। क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का एक अमीर देश है तो भारत की नजर इस बात पर भी है कि निवेश किया जाए वहां पर और ऐसे स्टार्टअप शुरू किए जाए
क्योंकि वहाँ 31,000 भारतीय समुदाय भी हैं, तो वो चाहेंगे कि वो किस तरीके से निवेश करें और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंध और मजबूत होते हुए आगे नजर आए। बिल्कुल, और वियना में ही हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम रॉय जुड़ रहे हैं। तो गौतम से पहला सवाल लेते हैं। गौतम, प्रधानमंत्री का जो ये ऑस्ट्रिया दौरा है, मौजूदा वक्त में इसके क्या मायने आप समझते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक ऑस्ट्रिया यात्रा का दूसरा दिन काफी व्यस्त रहेगा। ये सुबह 9:55 से शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री निकलेंगे और यहाँ की फेडरल चांसलरी में पहुंचेंगे, वहां पर गेस्ट बुक साइन करेंगे। उसके बाद उनकी मुलाकात होगी अपने समकक्ष फेडरल चांसलर कार्ल नेहामर के साथ। उनके साथ वो बातचीत करेंगे, एक व्यक्तिगत तौर पर भी, और साथ में डेलीगेशन लेवल बातचीत भी होगी। उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट्स होगी, जो इसमें वो बताएंगे पूरे विश्व को कि किस तरह की चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में। और फिर उसके साथ ही एक अलग सी, जो कि पहले कभी नहीं हुई है, उस तरह की एक मीटिंग होगी जिसे इंडिया ऑस्ट्रिया सीईओज मीटिंग कहा जा रहा है, जिसमें कुछ चुनिंदा कंपनियां भारत से आई हैं, उनके नुमाइंदे आए हैं, टॉप नुमाइंदे आए हैं, सीईओज और इस तरह के उनके नुमाइंदे आए हैं। तकरीबन दर्जन भर हैं वो। लेकिन ऑस्ट्रिया की भी ऐसी ही काफ़ी नीश टेक कंपनीज हैं, और जो कि काफ़ी उनके पहले से ही एक प्रेजेंस है भारत में। साथ ही वो भी हैं जो प्रेजेंस बनाना चाहती हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, और वो इनसे दुगनी से ज़्यादा होंगे। 28 उनके नुमाइंदे होंगे, और ये आपस में भी चर्चा करेंगे, फिर नेताओं को भी बताएंगे कि क्या वो सोचते हैं कि किस तरह से और भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को, खासकर जो कि व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में है, उनको और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहले ही भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में जो व्यापार होता है वो $3 बिलियन का हर साल का होता है। निवेश भी काफी हुआ है। भारतीय कंपनियों ने $1 बिलियन का निवेश अब तक ऑस्ट्रिया में किया है। ऑस्ट्रिया की कंपनियों ने $800 मिलियन का निवेश किया है भारत में। लेकिन इसको और तेजी दी जा सकती है, इसे और बढ़ाया जा सकता है, और इस सब के तरीके वो बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। साथ में जो कि राष्ट्रपति हैं ऑस्ट्रिया के, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उनका कॉल है वैंडर बेलन, राष्ट्रपति वैंडर बेलन के साथ, और उसके बाद वो कुछ ऑस्ट्रियन इन्फ्लुएंसर्स से भी मिलेंगे। इसमें कुछ इंडोलॉजिस्ट हैं जो भारत के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ में एक नोबेल फिजिक्स के नोबेल लॉरेट भी होंगे, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। और आज एक कह सकते हैं कि झलक मिली थी प्रधानमंत्री को कि जिस तरह का भारतीय समुदाय है ऑस्ट्रिया में 31,000 का है, वो कितने जोश के साथ उनका स्वागत करना चाहता है। जहां पर प्रधानमंत्री ठहरे, वहां पर उनका एक जत्था भी आया था प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए। उनकी तीसरी बार चुनाव में जीत हुई है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज एक और बड़ा भारतीय समुदाय का उनका इवेंट होगा यहाँ पर सोफियन साले में, वियना में, और वहाँ पर एक तरह से पूरा भारतीय समुदाय जो यहाँ पर है ऑस्ट्रिया का, जितने उस सभागार में लोग आ सकते हैं, वो मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जी गौतम, तो जिस तरीके से आपने बताया कि दोनों देशों के बीच आज महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, और अगर व्यापार और निवेश की बात की जाए तो व्यापार $3 बिलियन का आपने बोला है सालाना। अगर दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश क्षेत्र की बात की जाए तो गौतम, क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं? जी, संभावनाएं बहुत हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए, वाणिज्य को बढ़ाने के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया यूरोप का हिस्सा है, यूरोपीय संघ का हिस्सा है। एक बार भारत और यूरोपीय संघ के बीच में ट्रेड बैक हो जाती है, जिसमें ऑस्ट्रिया भी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, तो और इसमें तेजी आएगी। और जिस तरह की प्रगति की जरूरत है भारत को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, उसमें ऑस्ट्रिया का जो नो हाउ है, उसकी जो जानकारी है, तकनीकी जानकारी है, वो बहुत कारगर साबित हो सकती है। बस एक तरह से मार्केट एक्सेस ढूंढने की बात है। सिर्फ ऑस्ट्रियन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, स्टार्टअप्स भी यही तलाश रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप्स यूरोप में एंटर करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, और जो ऑस्ट्रिया के स्टार्टअप्स हैं वो भारत में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज भी अभी हाल ही के कुछ महीनों में बनाया गया है, इसे क्रियान्वित किया गया है, और इसमें भी और प्रगति करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इख्तियार किए जा सकते हैं। फंड्स की बात होती है, वो कर सकते हैं, और तरह के फंडिंग की बातें, क्योंकि फंडिंग एक बहुत बेहद बुनियादी जरूरत होती है स्टार्टअप्स के लिए। जब तक वो
एक साझा तौर पर नहीं होगी तो और उसमें प्रगति करना, थोड़ा गति देने में दिक्कत आ सकती है, तो उसके बारे में भी बातचीत हो सकती है। तो काफी सारी संभावनाएं हैं जिन्हें तराशा जा रहा है, टटोला जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और जब हम स्टार्टअप्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो उभरते हुए बाजार के रूप में कैसे भारत एक बहुत ब्राइट स्पॉट के जरिए इन तमाम देशों को एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अट्रैक्ट कर रहा है, भावना, ये इस तरह के दौरों से समझ में आता है। चलिए, नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर आज हो रहे हैं उपचुनाव। आप देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और जिस तरह से भावना ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि 13 सीटों पर जो उपचुनाव सामने आ रहे हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, तो देश भर के अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल की जो 3 सीटें हैं उस पर मतदान हो रहा है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें कुछ सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई, वहीं कुछ सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। तो 7 राज्यों की 13 विधान सीटों पर आज हो रहे हैं उपचुनाव और 13 जुलाई को इन जो चुनाव हैं, उपचुनाव हो रहे हैं आज, उनका नतीजा घोषित किया जाएगा। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। ऋषि, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव, इन सीटों की समीकरणों की बात की जाए तो किस तरीके से समीकरण बैठ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, और लोकसभा चुनावों के बाद अब जो ये 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, कितने अहम माने जा रहे हैं? देखिए, हर चुनाव बेहद जरूरी होता है और अहम भी होता है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की कहानी में चुनावों के बिना कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ती है, और ये 2 लड़ाकों का शक्ति प्रदर्शन भी देखा जा रहा है। हम जानते हैं कि जब कोई एक फाइनल राउंड होता है और उसमें जब कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है तो उसके बाद एक कशिश रह जाती है, काश एक और मुकाबला मिल जाता। तो उसी तरीके का ये मुकाबला बहुत जल्द देखने को मिल रहा है, क्योंकि INDIA गठबंधन और NDA के जो मुकाबले हुए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ये सबसे पहला मुकाबला है जिसमें कि दोनों को अपना अपना जोर आजमाइश करने का एक बार फिर से मौका मिलेगा। यहाँ तक कि इन चुनावों की राज्यों में भूमिका को देखें तो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका कई राज्यों में इस मायने में है
क्योंकि इन सीटों पर आने वाले समय में क्या क्या सरकारों पर असर पड़ेगा ये भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि हिमाचल की अगर सीटें देखें तो हिमाचल में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी खुद चुनावी मैदान में है, जो ये बताता है कि ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है और किस तरीके से वहाँ की सरकार को भी आने वाले समय में दिशा निर्देश दे सकते हैं। दूसरा, जैसे कि पश्चिम बंगाल की बात करें, 4 सीटें हैं, वहां पर टीएमसी को अपना दमखम दिखाने का दोबारा मौका मिलेगा। हालांकि जो 3 विधायक थे वो बीजेपी में चले गए थे और उन्होंने इस तरीके का जो माहौल बना था वो परिस्थितियां बनी। बिहार हम देख रहे हैं, 1 सीट जरूर है, लेकिन वहां जो मुकाबला है जेडीयू और वहां पर जो नीतीश कुमार के मुकाबले अगर हम बात करें कि तेजस्वी यादव की पार्टी का, तो वहां पर बेहद महत्वपूर्ण ये बात हो गई है कि लोकसभा में भी इस बात को लेकर बेहद बीमा भारती को लेकर कवायद हुई थी कि क्यों इतना दाव लगा गया है आरजेडी की तरफ से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है वहां पर भी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 7 राज्यों की 13 सीट जरूर है, लेकिन ये एक मिनी सेमीफाइनल टाइप का है आगे आने वाले समय की जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस लिहाज से। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि इन चुनावों के बाद तुरंत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने, तो कहा जा रहा है कि वहां की सियासत अब और उपचुनावों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। उपचुनाव कई बार जो देश के और राज्य के चुनावों की दिशा को भी तय करने में काफी हद तक अपनी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से 3 जो सीटें हिमाचल प्रदेश की, वहां पर जिस तरह से टक्कर का चुनाव देखा जा रहा है, वहीं बात की जाए बिहार की, वहां पर उस सीट को लेकर नाक का सवाल है। मध्य प्रदेश की भी सीट शामिल है। तो इन तमाम सीटों पर आज उपचुनाव है जो कि कहीं ना कहीं दिशा तय करेंगे आने वाले भविष्य को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए अब बात करते हैं कठुआ में जो सर्च ऑपरेशन है उसके बारे में। आप देख सकते हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड पर भी, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के बाद से जो सुरक्षा बल है वो अलर्ट पर है। इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजौरी में भी सुरक्षा बलों ने गश्ती मार्च का आयोजन किया और अधिकारियों ने आतंकवादियों की तलाश का दायरा जो है वो उधमपुर और कठुआ जिलों के विशाल इलाकों तक बढ़ा दिया है और आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल ऑपरेशन चलाने के लिए विशेष बलों को तैनात किया गया। वही सर्च ऑपरेशन के दौरान डोडा जिले के ऊंचे इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है। कठुआ हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी। कल शाम को एनआईए की एक टीम बदनौता में जेंडा नाले के पास पहुंची, जहां आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचंडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद जवानों में भी जवाबी कार्रवाई की है। तो बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें माना जा रहा है कि जो क्विक एक्शन टीमें 16 बनाई गई हैं वो किस तरह से अब इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम देंगी और जो आतंकी हैं, जो छुपे बैठे हैं, जिन्होंने कायराना हरकत की, उनकी धरपकड़ की जाएगी। वहीं डोडा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने घड़ी भगवा जंगल में तलाशी अभियान चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर भी सामने आ रही है। और जम्मू से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जगमोहन, इस वक्त क्या हालात हैं? जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाने की बात की जा रही है जिसमें जो 16 क्विक एक्शन टीम्स हैं उनकी बात की जा रही है बनाने की और 6000 से ज़्यादा सिपाही जो है वो शामिल किए जाएंगे ताकि ये जो कायराना हरकत लगातार आतंकी करते हैं उनकी धरपकड़ को तेज किया जाए। दबिश किस तरह से? जगमोहन, हेलो जी जगमोहन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। और सर्च ऑपरेशन के बारे में आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन कल से ही जारी है और बछेड़ी के जो जंगली इलाके हैं उसके साथ एडजॉइनिंग जो हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके जंगलों में भी इसको एक्सपेंड किया गया है। और आपको बता दें कि ये 5वां अटैक है जम्मू रीजन में आतंकवादी हमला जो है, ये 5वां है पिछले 1 महीने के अंदर। और सर्च ऑपरेशन जारी है वहां पर और कल जो पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान वहां इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर.आर. स्वैन कल वहां पर गए, उनके साथ एडीजीपी जम्मू जोन
अनिल जैन भी गए और लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजीपी हैं विजय कुमार, उन्होंने भी उस स्थान का दौरा लगाया जहां पर ये अटैक हुआ था और जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। जी देखिए, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की बात की जा रही है, जो टीमों का गठन किया गया है, किस तरह से वो अपनी दबिश को आगे बढ़ाएंगी और जिस तरह से जो आतंकी संगठन हैं जिन्होंने हाल ही में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है, उनके खिलाफ किस तरह से इस पूरे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा? बड़ी सख्ती के साथ आपको बता दी, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसमें जो स्निफर डॉग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में ड्रोन्स की भी मदद दी जा रही है। यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट मीन्स है, उनका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए। और उम्मीद है कि जल्द ही जो आतंकवादी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जगमोहन, जिस तरह से हमने देखा कि खास तौर पे जंगलों की आड़ लेकर आतंकी इस कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उस लिहाज से सुरक्षा की व्यवस्था जो तमाम, अगर हम बात की जाए जो टीम्स वहाँ पर हैं, आर्मी की हम बात करें, जो स्थानीय पुलिस है, वो किस तरह से कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी निशाना बनाते हुए, उन्हें भी आड़ में लेते हुए इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता है। जी, ये जो आतंकवादी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, बेसिकली पूरी बात तो ये है कि जो हाल ही में इलेक्शंस हुए और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, उसकी वजह से ये ताकतें परेशान हैं, क्योंकि दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश हैं, हालात भी ठीक हैं, तो उनकी बौखलाहट है जो इस तरह से वो हमले कर रहे हैं। अब बिल्कुल ये बौखलाहट और खींची है जो कहीं ना कहीं वो आतंकी हमलों पर उतर पाए, लेकिन माकूल जवाब सेना दे रही है और बिल्कुल माकूल जवाब सेना दे रही है। और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उम्मीद पूरी है कि धरपकड़ तेज होगी और सलाखों के पीछे होंगे आतंकी। बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर, नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को ही पटना से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आज सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश करेगी। इन गिरफ्तार आरोपियों में एक परीक्षार्थी है और दूसरा एक परीक्षार्थी के अभिभावक है। आज सीबीआई की पूरी कोशिश रहेगी कि इन्हें रिमांड पर लिया जा सके। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। तो नीट जो कि अननीट रहा और इसके लिए लगातार कोर्ट में पेश किए जाने वाले हैं आरोपी। आज विशेष अदालत में आरोपियों की पेशी होनी है और सीबीआई की कोशिश पक्का होगी कि वो आरोपियों को रिमांड मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, बहुत से ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। तो नीट यूजी के जो मामले हैं उसमें 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजनीतिक रसूख की बात यहाँ सामने आ रही है, तो सीबीआई ने पटना से इन्हें गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी जब हुई है तो रिमांड पर लेने के बाद कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे पेच हैं जो खुलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, और हमने लगातार कुछ दिनों से देखा है कि अलग अलग राज्यों में नीट यूजी 2024 के परीक्षा लीक होने के मामले को लेकर अलग अलग गिरफ्तारियां हुई हैं और आज जब विशेष अदालत में इन 2 आरोपियों को पेश किया जाएगा तो उसमें एक परीक्षार्थी और दूसरा परीक्षार्थी के अभिभावक शामिल होंगे। चलिए, तो अब नीट के बाद आपको ले चलते हैं मध्य महाराष्ट्र की तरफ। जी हाँ, जहां अलग अलग हिस्सों में 13 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना। आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश हो रही है और इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ बरसात का जो पानी है वो भर गया। लोगों का घर से निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मुंबई के लिए नया नहीं है, बीएमसी के दावों की पोल कई बार खुलती रही है। इनलैंड ड्रेनेज की समस्या से लगातार मुंबई जूझता रहा है और इस तरह की तस्वीरें आम हैं जब भी बारिश आती है और जो दावे हैं बीएमसी के वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए नजर आते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे अपने संवाददाता से। हमारे साथ शिशिर जुड़ गए हैं। शिशिर, हर साल हम आपसे बात करते हैं और हर साल इसी तरह आप खड़े होते हैं, तमाम जो हमारे अन्य कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। बीएमसी क्यों कोई एक्शन नहीं लेता? इनलैंड ड्रेनेज की समस्या से लगातार मुंबई जूझती है। नालियों की सफाई क्यों साफ तौर पर नहीं की जाती? जो वाटर पंप्स हैं उनसे पानी निकालने की प्रक्रिया तक पहुंचना ही क्यों पड़ता है? क्योंकि आम जन को दिक्कत होती है। और जुलाई का वो साल नहीं हम भूल सकते जब मुंबई एक तरीके से रुक गया था
जब बहुत भारी वर्षा हुई थी और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। बिल्कुल आचल, देखिए हालांकि सोमवार के दिन जो है मुंबई भारी बारिश हुई थी। हालांकि पिछले 24 घंटों मुंबई बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो हल्की फुहारें वो हम देख पा रहे हैं। इस वक्त भी अगर मुंबई देखा जाए तो मौसम सुहाना है और बीच बीच में कई जगह पर जो है मुंबई में हल्की फुहारें हो रही है। पिछले 24 घंटों से हालांकि IMD ने प्रेडिक्ट किया था कि रेड अलर्ट होगा, लेकिन बारिश नहीं हुई है मुंबई, साथ ही साथ जो मुंबई का सटा हुआ इलाका है। सोमवार की बारिश की अगर हम बात करें तो सोमवार में हालांकि प्रशासन ने कहा कि जिस प्रकार से बारिश हुई तकरीबन महज कुछ ही घंटों में 5 से 6 घंटे में अगर देखा जाए तो 300 मिलीमीटर बारिश जो है मुंबई में हुई थी। हालांकि अगर नॉर्मल हम रेनफॉल की बात करते हैं तो वो 65 मिलीमीटर होता है। ऐसे में कई गुना ज़्यादा जो है मुंबई में बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है वाटर लॉगिंग जो है अमूमन हर जगह पर देखी गई थी। हालांकि इसके लिए प्रशासन हमेशा ये कहती है कि मुंबई में बारिश नहीं होगी, लेकिन मुंबई का सत्य ये भी है कि मुंबई अगर देखा जाए तो कई जगह से समुंदर से घिरी होती है और इसीलिए जब भारी बारिश होती है तो ये पानी जो है वो समुद्र में नहीं जाता। और जब हाई टाइड होती है तो जो समुद्र का पानी है वो मुंबई के कई लो लाइन एरिया जो निचले इलाके हैं। हालांकि सुबह में देखा कि किस प्रकार से प्रशासन ने कई जगह पर जो है पंपिंग स्टेशन बिठाए थे, पंप बिठाए थे, जो कि पानी को जो है वहां से निकाल रहे थे। और इसीलिए हालांकि इतनी बारिश होने के बाद हम देखा कि किस प्रकार से रोड जाम था। कुछ निचले इलाकों में जरूर बारिश का पानी जो है भरा था, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही घंटों में जो है वो पानी वहां से निकाल दिया गया। जिस प्रकार से बारिश जब शाम तक रुक गई तब जो है उसका जो स्तर था वो काफी कम हुआ है। तो ऐसे में ये तो हम जरूर कहेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से फेल नहीं। हालांकि जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार के निचले इलाके हैं वहां पर प्रशासन ने इससे पहले भी मैनेजमेंट करनी चाहिए थी कि बारिश का पानी जो पानी है वहां पर ना भरे। और अमूमन हम देख पा रहे हैं कि कुछ इलाके में जो है सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था भी की है जहाँ पे उन्होंने टैंक बिछाए हैं, जिस टैंक में बारिश का पानी जो है वो जमा होता है। लेकिन अभी भी ऐसे इलाके जरूर मुंबई में है जहाँ पर अगर भारी वर्षा होती है तो इलाके जलमग्न हो जाते हैं। शिशिर, साथ ही साथ शिशिर आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल मुंबई के कोलाबा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, 144.5 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है, वहीं मुंबई के कई इलाकों में इस समय जलभराव की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि कल मौसम विभाग ने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई थी और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की भी हिदायत दी गई थी। बिल्कुल, देखिए हालांकि जो बारिश हुई थी वो सोमवार को हुई थी। कल मुंबई में कोई बारिश नहीं हुई है। खास तौर पर जिस प्रकार से जो IMD ने कहा था कि जो रेड अलर्ट घोषित किया था वो कल के लिए किया था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रेड अलर्ट होने के बावजूद भी कल मुंबई में वर्षा नहीं हुई है। भारी बारिश झाड़ने की संभावना जरूर जताई थी, रेड अलर्ट दिया था और साथ ही साथ प्रशासन ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकले। लेकिन पिछले अगर बात करें 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, अब तक जिस प्रकार से अलर्ट दिया था वैसी बारिश मुंबई में नहीं हुई है। चलिए, तो आप नज़र बना के रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि BMC के जो हम काम करने का तरीका है उसमें वो कुछ बदलाव लेकर आएंगे और जो आम जन है उसे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर भी जानेंगे बहुत सी खबरें और जो कि जुड़ी हुई हैं खेल जगत से। क्या कुछ खास करने वाले हैं गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच के तौर पर, ये जानेंगे वक्त छोटे से ब्रेक का। नया सवेरा में MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है खेल जगत से जुड़ी खबरों का रुख करने का। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे पीछे टीम इंडिया तो बात करते हैं अब टीम इंडिया की। तो BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का ऐलान कर दिया। पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। BCCI के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर के नाम का ऐलान किया। गंभीर कुछ दिन पहले भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राहुल द्रविड़ यानी मिस्टर डिपेंडेबल का स्थान लेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए, लेकिन उससे पहले जुड़ते हैं गौरव के पास। गौरव,
जो अब गंभीरता है वो नजर आने वाली है और ज्यादा भारतीय टीम में, क्योंकि उनके नए कोच गौतम गंभीर होंगे। जाहिर सी बात है जो उनका अनुभव रहा है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें या T20 की बात करें, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा टीम इंडिया को। जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये तस्वीर जो थी वो बहुत पहले ही साफ हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, जो BCCI है, उसने मूड कहीं ना कहीं बना लिया था कि गौतम गंभीर को ये जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि जो T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ वो उनका लास्ट असाइनमेंट रहेगा। तो इसके बाद इससे पहले से ही जो थी वो प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर पर जो नज़रें थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जिस तरह का उनका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीछे का वो बहुत शानदार रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कप्तानी में 2 बार IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया और इस बार जब KKR ने जीता तो टीम के मेंटोर भी रहे। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल क्रिकेट की बात कर लें तो जिस तरह से उन्होंने 2007 और 2011 की जो वर्ल्ड कप जो टीम थी उस फाइनल टीम में टीम का हिस्सा थे और वहाँ पर टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने में उनका बहुत बेहतर जो था वो बल्लेबाजी से योगदान रहा था। तो इन सब बातों का कहीं ना कहीं निचोड़ जो था वो कहीं ना कहीं BCCI को ध्यान में था। और जिस तरह से एक जो कोच होता है, अब ये नहीं है कि जो अगर राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर आए हैं तो वो टीम को एक शुरुआत से कुछ बल्लेबाजी सिखाएंगे। कोच का सबसे बड़ा एक फैक्टर ये रहता है कि वो किस तरह से किस परिस्थितियों के बीच में टीम को जो है वो कैसे एक मजबूत बनाता है, मेंटली किस तरह से स्ट्रांग बनाता है और किस तरह से विपरीत परिस्थितियों के बीच में टीम जो है वो मैच को निकाले, इसकी आदत जो है वो किस तरह से टीम को लगे, इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गौतम गंभीर जो है उनके सामने जो है वो चुनौती हालांकि काफ़ी बड़ी रहने वाली है, जिसकी शुरुआत जो है वो इसी महीने श्रीलंका के टूर से स्टार्ट होगी, जहाँ पर गौतम गंभीर जो होंगे उनका पहला असाइनमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं श्रीलंका का जो टूर है वहाँ पर होगा। इसके बाद अगर बात कर लें तो हम सबको पता है कि ये उनका जो कार्यकाल है वो 2027 तक है। तो इस कार्यकाल के बीच में एक T20 का वर्ल्ड कप जो कि 2026 में है और 2027 में जो क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप है वो भी सामने है। तो ऐसे में उनके सामने जो परीक्षा होगी वो इन 2 वर्ल्ड कप की तो रहेगी। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का जो रुतबा हर बार से बेहतरीन रहा है वो इस बार कहां जाकर के सामने आता है। जी, राहुल द्रविड़ के बाद अब कमान संभालने वाले हैं गौतम गंभीर और 2027 तक वो बतौर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने रहेंगे। फिलहाल गौरव, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत बिल्कुल। तो किस तरह से गौरव बढ़ाने वाले हैं गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम का, और ये देखना होगा। और सबसे अहम बात है, एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर और फील्डर भी वो बहुत अच्छे माने गए, तो उस लिहाज से आप समझिए कि गौतम गंभीर के अनुभव का जो फायदा है वो उस टीम को मिलेगा। बिल्कुल सही और कहा। टीम को एक मार्गदर्शन, जैसा कि बहुत अच्छा गौरव ने कहा कि कोई क्रिकेट सिखाने के लिए या बॉलिंग सिखाने के लिए नहीं, लेकिन एक मार्गदर्शक के रूप में किस तरह से वो टफ सिचुएशंस को निपटने में स्ट्रैटेजी बनानी होगी, आगे की स्ट्रैटेजी बनानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से T20I में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, राहुल द्रविड़ बतौर कोच के तौर पर एक बहुत ही बेहतरीन कोच निकल कर आए। उस मौके पर गौतम गंभीर के पास तमाम चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनके पास एक बेहतरीन टीम है। उस बेहतरीन टीम को आगे ले जाना होगा और श्रीलंका का अगला मैच है जिस पर अब सबकी निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। बिल्कुल। और बहुत ही काम मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर हमने देखा कि राहुल द्रविड़ जाने जाते हैं, लेकिन अगर वहीं हम उसके उलट गौतम गंभीर की बात करें तो पिच पर थोड़े आक्रामक और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अपने बैटिंग के लिए और ख़ास तौर पर जो 2 विश्व कप में उनका योगदान रहा है, उनका जो अनुभव रहा है, उस अनुभव से जो भारतीय टीम इस वक्त इतने बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, तमाम जो क्रिकेट के प्रारूप हैं उसमें किस तरह से उनका अनुभव मददगार साबित होगा ये हमें देखना होगा। क्योंकि एक अच्छा जो बैट्समैन है वो आपके लिए रन बटोरेगा, वहीं अच्छा बॉलर कहीं ना कहीं आपके लिए विकेट लेगा, लेकिन एक अच्छा फील्डर कितने ज्यादा आपको मैच को जीत दिलाने में अहम रोल अदा करेगा। बिल्कुल। हम फिटनेस की बात करते हैं तो उसको लेकर गौतम गंभीर किस तरह से टाइट करेंगे पेच जो, और जिस तरीके से आंचल हमने देखा कि राहुल द्रविड़ भी जो है उन्होंने भी संयम के साथ हमेशा काम लिया, हमेशा पेशेंस के साथ काम लिया, और गौतम गंभीर को भी हम गंभीर ही देखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर भी बहुत संयम से खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल। तो ये खबर रही, हमने बात की क्रिकेट की, लेकिन आइए अब आपको यूरोप कप की खबर भी बताते हैं, क्योंकि खेल जगत से जुड़ी कुछ और खास खबरें हमारे सामने हैं। तो आइए सीधे रुक करते हैं अब उन खबरों का। तो स्पेन की टीम यूरो कप 2024 के फाइनल में पहुंच गई है। पिछले 12 में यह पहली बार है जब टीम किसी बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर पर। दोनों टीमों की कोशिश तीसरा मुकाबला जीत सीरीज में बढ़त बनाने पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला। भारत ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इस तरह दोनों टीमों के बीच ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। जसप्रीत बुमराह ने जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अपने नाम किया। बुमराह ने जून में भारत को विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत की महिला टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना को जून के लिए आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतकीय पारी खेली थी। खबरें कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि एलपीजी कस्टमर के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को ई-केवाईसी के लिए परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने देश के 2 गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किए रद्द। आरबीआई ने बताया कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन की वजह से इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि फ्लाई ऐश के निपटान के लिए 13 ताप बिजली संयंत्रों को 19 कोयला खदानें आवंटित की गई। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का सालाना कारोबार वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस दौरान 10 लाख से अधिक रोजगारों का भी सृजन हुआ। और कारोबार जगत के बाद आप खबरें सिने और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। सोशल मीडिया पर यूट्यूब सेंसेशन और एक्टर भुवन बाम का एक डीप फेक वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो में भुवन लोगों से सट्टेबाजी के जरिए टेनिस में इन्वेस्टमेंट करने का आग्रह कर रहे हैं। भुवन ने मामले के खिलाफ दर्ज की है शिकायत। एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना ने अपना नया म्यूजिक वीडियो रह जा किया रिलीज। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे हमेशा से दिल टूटने के बारे में लिखना पसंद करते हैं। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन के फाइनलिस्ट जय कुमार नायर कानूनी पचड़े में फंसे। नायर पर एक महिला ने 20 लाख रुपए के धोखाधड़ी का मामला कराया दर्ज। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें आई सामने। इस पार्टी में अनन्या पांडे समेत कई सेलिब्रिटीज ने खूब की मस्ती। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर गुरचरण सिंह ने अपने अचानक गायब होने के बाद वापस लौटने पर साफ किया कि वो काम करना चाहते हैं। जल्द से जल्द अपने सभी कर्जों का करेंगे भुगतान। फिल्म कल की 2898 बॉक्स ऑफिस पर हर रोज एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है और फिल्म ने के रिलीज के 13वें दिन 9 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कुल 525 करोड़ से ज्यादा रुपए छाप लिए हैं। फिल्म कल की 2898 के फर्स्ट हाफ को स्लो बताने पर नाग अश्विन ने पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करते हुए कहा, 3 घंटे की फिल्म में अगर दर्शकों को 2 घंटे और 54 मिनट पसंद आए तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे मिजाज मौसम। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश
और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और विभिन्न राज्यों और शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। तो नया सवेरा के इस खास अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ जा रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र गुवाहाटी की कुछ झलकियों के साथ। क्यों भावना? बिल्कुल सही कहा आपने आंचल। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र गुवाहाटी में बच्चों की रचनात्मकता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए समर हॉबी कैंप का आयोजन किया गया है। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे आंचल और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।